सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन था। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत पर होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। इसके अलावा एक लेटर भी जो कि कल इशाइये के मौके पर मौजूद नहीं थे, उनकी गैर हाज़िरी से मुतालिक हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक बाकायदा एक लेटर वो सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, आपके सामने भी मौजूद है। कई साथी जजेस जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सीनियोरिटी की लिस्ट में और पोटेंशियल कैंडिडेट चीफ जस्टिस जो अगले बनने जा रहे हैं उनका दूसरा नंबर था, वो भी शामिल है, वो भी गैर हाजिर है। और इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, ये वो जजेस हैं जिन्होंने इशाइये में शिरकत नहीं की और ना ही वो फुल कोर्ट रेफरेंस में हमने मामला ऐसे देखे कि जहाँ पर उनके साथी जजेस हमें ज़्यादा दिखाई दिए हों। अब इनका जो दौर था वो ये कहा जाता है कि वो तनाज़ात से भरपूर रहा, और साथ ही साथ जो इनके दौर में जजेस के जो रिजर्वेशन सामने आते रहे वो भी हमारे सामने मौजूद है। और एक जो हम मामला देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये इसमें जो एक हम देख रहे थे कि सर्द जंग थी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट जो ईसा साहब के चीफ जस्टिस के दौर को किस तरह से देखते हैं, और जो अगले जज हैं जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, उनके दौर को किस तरह से देखेंगे उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए। साथ ही साथ ये जो लेटर सामने आया है, इसमें जो जिक्र हुआ, इसका जो कंटेंट है बड़ा हार्श किस्म का है, इस पर भी बात करेंगे। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी हैं, हमाद रोहेला ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, असद निज़ामी भी हमारे साथ प्रोग्राम का आज हिस्सा हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ एहतशाम साहब, ये सारे मामला आपके सामने हैं। 25 अक्टूबर बहुत से डाउट्स थे। आज से 2 महीने पहले देखा जाए तो कहा जा रहा था कि शायद एक्सटेंशन मिल जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब तरमीम की जानिब बढ़ते गए तो फिर कुछ खबरें भी बाहर आती रही और फिर पता चला कि एक्सटेंशन की जानिब मामलात नहीं जा रहे। आज आखिरी दिन था और उसके बाद जो कॉलीग्स के सामने कॉलीग्स की तरफ से जो अदम शिरकत वाला मामला है वो भी बड़ा ज़ेर बहस रहा। किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? देखिए, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके इस शहर में जो इक़्तिदार वालों का शहर है। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई। एक तो आपने ख़ुद जिक्र किया काजी ईसा फाइज़ का कि जी उनका टेन्योर कैसा रहा, कंट्रोवर्सीज रहीं, उनके हामी भी बड़े हैं, उसके खिलाफ उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत से हवालों से लोग कहते हैं कि जी वो ठीक आदमी थे, ठीक जज थे। आखिर में आके मामलात उनके साथ जो कुछ हुआ वो जिस तरह पार्टिजनशिप हम देखना है कि मंसूर अली शाह साहब ने दिखाई, उन्होंने भी दिखाई, एक इंडिपेंडेंट व्यू तो यही बनता है। लेकिन अब सूरत हाल जो है ना, मेरा ख्याल अब देखना चाहिए को तो हिस्ट्री हो गए, वो तो अब तारीख़ लिखेगी उनके बारे में क्या थे क्या नहीं थे। अब याहिया आफरीदी की बात होती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज उन्होंने तकरीर की थी। उसमें कहा कि जी 2 बातें कि मैं रूल ऑफ लॉ और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, इसको मैं इंश्योर करूँगा। इस हद तक तो बड़ी अच्छी बात है। आगे चल के क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक अहम सवाल है। लेकिन आमना जो खबर है ना, बड़ी खबर ये है कि जिस तरह कहा जा रहा था, आपने 5-4 लोगों का जिक्र भी किया जो आज शामिल नहीं थे वहाँ पे। अब जिस दिन ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ शाम को, दोपहर की खबर यह है कि दोपहर वाले दिन 11 जजेस जो है ना वो उन्होंने याहिया आफरीदी से मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने उन्हें यकीन दहानी करवाई। बल्कि कहा जाता है कि जी उन्होंने ही स्पेयर हेड की मीटिंग कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। तो मीटिंग में फिर जब बहुत सारी चीज़ें तय हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखें, मैं कोई मुतनाज़ा चीफ जस्टिस कतई तौर पर नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं इस ओहदे को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और ख़ास तौर पे आमना जस्टिस मुनीब और मंसूर अली शाह साहब से जो उनका मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा कि जी आप मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे बताएं। ये फिर तय हुआ कि उन्होंने कहा जी हम आपके अंडर काम करेंगे। तो ये उस लिहाज से बड़ी खबर है कि जो अफवाहें थी कि जो इस्तीफ़ा करके छोड़ के चले जाएंगे वो नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप आएँ और हम आपके साथ काम करेंगे। अच्छा, अब इस हद तक तो चीज़ें अपनी तरफ से बहुत ठीक हो गई और लोग कहते हैं कि 3 जज जो है ना उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी जिसने काम दिखाया इस सारे मामले में। अच्छा। याहिया आफरीदी और मंसूर अली शाह साहब और तीसरे अतर मिनल्ला, वो कहते हैं कि ये बहुत पुराने गहरे दोस्त हैं और मेरा ख्याल है हम आज इसके बारे में शायद जानते होंगे कि ये इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे। ये
पढ़ते भी इकट्ठे रहे, HSN कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते रहे, फिर कैम्ब्रिज में जब लंदन गए थे पढ़ाई के लिए तो उस वक्त भी इकट्ठे थे। तो वो कहते हैं कि उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो याह्या अफरीदी साहब could have, हम देख सकते थे डिक्लाइन ऑफर, लेकिन उन्होंने नहीं किया जब ये इस कुछ और जजेस भी है ना कर रहे थे। देखें ना, हम ना अब कुछ जजेस ऐसे हैं कि जिनको ये कहा जाता है कि आपकी मर्जी है कि आप किसके साथ साइड करते हैं, किसके साथ नहीं साइड करते। इनका जो प्रोफाइल है, ये सारे लोग आज ये कह रहे हैं, आप जिससे भी बात कर लें कि वो किसी ग्रुप में नहीं थे, किसी ग्रुप की एक्टिवली सपोर्ट नहीं करते थे, और उनके जो फैसले हैं वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आए। जिस अंदाज चीज़ें चलती रहीं तो कोई उनको ये नहीं कह सकता कि जनाब अभी देख लें कई फैसलों में हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसले किए हैं, जस्टिस मंसूर के साथ खड़े रहें। वो कहते हैं इंडिपेंडेंट आदमी हैं, अपने मिजाज के आदमी हैं, कोई दबाव नहीं कबूल करते और दोस्तियाँ भी खूब निभाते हैं। अब अगली बात जो ज़्यादा है मैंने आमना वो ये है कि अब इन्हें एक सीनियर जज प्यून जज भी लगाना होगा। अब आम तौर पे कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को वो सीनियर जज बनाएंगे। अब मंसूर अली शाह साहब जब जज बन जाएंगे तो वो कहा जाता है कि जी फिर जो पार्लिमानी कमेटी बनेगी वो उसमें कहेंगे जी आप जाएँ वहाँ बैठें। जब वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ पे तो फिर हम ना हुकूमत के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, इश्यूज़ वहाँ पे भी खड़े होंगे। अब इसी हवाले से खबरें ये हैं कि जी ये पुल का काम करेंगे याह्या अफरीदी साहब गवर्नमेंट के दरमियान और अपने जो ब्रदर जजेस के दरमियान है कि कोई मसाइल ना हो। लेकिन आमतौर पे कहा जा रहा है कि शायद इतना आसान नहीं होगा, आइनी बेंचेस बनने का भी इशू है, वो मसाइल पैदा करेगा। और बहुत से हवाले से तो आप देख लें फ़रोग नसीर आप कह रहे हैं कि जी जितने सारे सियासी केसेस हैं ना वो आइनी केसेस बन जाएंगे, और ये जो कहा जाता है जी 80% केसेस चले जाएंगे आइनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के पास रह जाएंगे थोड़े केसेस। अब ये एक लड़ाई होगी, हर केस के ऊपर जो है ना बहस होगी। तो मेरा नहीं ख्याल यही वजह है कि आप देखें आज फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी हम 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी। और जो मिलिट्री कोर्ट्स जो बननी थी कि जो अपना क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे फ़ौज के, उनके मुकदमे चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, हुकूमत तो कह रही है कि ये सब कुछ होगा। तो इस सारे सिनेरियो को देखें तो एक पॉजिटिविटी भी नज़र आती है, एक सपोर्ट नज़र आती है, इनके साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगले सिनेरियो में यू कांट इंश्योर के जी चीज़ें किस तरफ शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब ये जो मंसूर अली शाह साहब मोस्ट सीनियर जज, उनकी जानिब से ये लेटर जो हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पर भी मौजूद है, ये बड़ा ही हार्श किस्म का कंटेंट है अगर इसका देखा जाए तो। ये सारे मामला देखते हुए जिस वक्त था, सही वक्त था, तब वो ये गिले शिकवे कर सकते थे जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस से, ताकि मामला जो थे वो हम देखते कि उस वक्त ये जो पोलराइजेशन के मामला उठ रहे थे या जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था, तो उस वक्त कहते थे उसका इम्पैक्ट भी होता। अब वो जा रहे थे, इसका कहने से कोई मामला क्या बनेंगे, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मेरे ख्याल में ये उनकी एक ज़ाती रिजर्वेशन थी और बिल्कुल ज़ाती इख्तिलाफ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब की कौन सी कोई मेरे ख्याल में हुकूमत या वो PMLN के थे या वो पीपल्स पार्टी के थे, मेरे ख्याल में उनकी भी अपनी एक ज़ाती लड़ाई थी जो कि उस वक्त शुरू हुई जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया। और वो रेफरेंस जिसने भेजा, अब तो मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली उनका नाम भी लिया जा रहा है कि जी रेफरेंस किसके कहने पे बना, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी बता चुके हैं, लोग भी बता चुके हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब को शायद फिर गिला उन लोगों से करना चाहिए था, लेकिन उनकी तमाम तर जो कहते हैं ना गुस्सा और एंगर वो निकला एक जमात के ऊपर। इसमें भी अब कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल तमाम टिल्टेड फैसले थे। मैं किसी एक जमात की बात नहीं करता, लेकिन दूसरा जो जजेस के अंदर पोलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन है उनकी बड़ी विजिबल है। आप अगर देखें, हमाद शायद मुझे सपोर्ट करें कि यही बहुत सारे जजेस बाकायदा वो इन पार्टियों के नारे भी लगाते रहे, इनके लिए आवाज़ें भी निकालते रहे। मैं खुद 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानता हूँ, बड़ी करीबी हाई कोर्ट के जजेस को जानता हूँ जो कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे, जो आवामी नेशनल पार्टी से मुंसलिक रहे, जो है हमारे साथ हम जब उनकी जाके कवरेजेस करते थे, जब लायर मूवमेंट थी तो उसके दौरान वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, और बाद में वो चीफ जस्टिस बने, कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए। अब जहाँ तक जस्टिस मंसूर अली शाह की बात है, आपने बगैर किसी वजह के उनको पोलिटिसाइज कर दिया। उन्होंने किसी के हक में फैसला किया या न किया। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों ने जिस तरीके से ओपनली जुडिशरी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, वो PMLN ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, और तहरीक इंसाफ के बानी और उन्होंने भी किया। रीजन क्या था कि पीपी वाले तो बहुत बारीक वारदात करते हैं, वो तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे ही नहीं। हालांकि हमने एक्टिवली ये जो 26वीं तरमीम के जो मामला चल रहे थे और उस वक्त बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि ये किस लिए किया जा रहा है, उस वक्त सबसे आगे फुट पे बिलावल भुट्टो साहब ही दिखाई दे रहे थे।
सो वो ये इस चीज़ से गेट अवे नहीं कर सकते ये मामला को देख करके कि देखिए मेरे ख्याल में भुट्टो साहब तो जी देखिए मेरे ख्याल में इस तमाम सियासी जमातों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि उन्होंने हामी भरी थी कि वो पिछली हुकूमत के निकालेंगे, पीडीएम की हुकूमत आई, अब 2-2.5 साल मजीद हो गए, 2-2.5 साल ये मजीद निकालेंगे, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं। और वो तमाम उन चीज़ों को मेरे ख्याल में टैकल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं जो उनके लिए हर्डल क्रिएट करेंगी किसी भी लिहाज से। देखिए आपने अब जुडिशरी को ताबे कर दिया सियासतदानों के। मेरे ख्याल मैं तो ना वकील हूँ, ना मैंने को काला कोट तो पहना हुआ है लेकिन वकील नहीं हूँ, ना मैं कानूनदान हूँ, लेकिन एक लेमैन के तौर पे हमें ये विजिबली नज़र आ रहा है। आपकी ICJ की एक रिजर्वेशन है कि आपने तो एक आज़ाद अदलिया को ताबे कर दिया सियासतदानों के, पार्लियामेंट्री कमेटियों के और उन लोगों के जो कि अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी के फैसले चाहेंगे। अब अगर मैं ये समझता हूँ मसूर अली शाह साहब वाकई रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करते हैं तो कल उनके लिए भी इसी तरह एक स्टबर्न एटीट्यूड होगा। हाँ, मुझे नहीं समझता वो किसी डील के थ्रू आए हैं या वो वाकई रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करेंगे। 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो भी हुआ उस पर हम मतलब एक बात का इशू है, 27वीं आएगी, 28वीं आएगी। मैं ही समझता हूँ कि जो एक प्लान तरीके से ओवरऑल प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने आप को ताकतवर करना चाहती थी वो उन्होंने कर लिया। अब बाकी एक जगह थी जहाँ से उनको खौफ होता था वो थी अदालतें, कि अदालतें रिलीफ दे रही। आज देखें अगर बानी PTI की 2 बहनों को छोड़ दिया, इससे पहले बुशरा बीबी को छोड़ दिया, एक अलग इशू क्रिएट हुआ कि जनाब ये एक डील के तहत हुआ। अभी एक और वाकया हुआ है संजानी के करीब, उसकी उस सेहत पे बहस नहीं करते लेकिन ये ब्रेकिंग स्टोरी है और मेरे ख्याल में एहतशाम साहब के रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट भी की होगी कि वहाँ पे जनाब IG इस्लामाबाद कह रहे हैं कि वैन पे हमला हुआ और उस पर 200 कैदियों को छुड़ा लिया गया, बाद में कह रहे नहीं जी पकड़ लिया गया। अब उनका वर्जन अगर देखें और दूसरा वर्जन देखें, एक अदालत ने इन लोगों को जमानत दे दी लेकिन सुबह से शाम तक उन लोगों को जमानत नहीं दी जा रही थी, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, बल्कि वो एक जेल से दूसरे जेल की तरफ मुंतकिल हो रहे थे। तो ओवरऑल देखिए मेरे ख्याल में ये जो पोलिटिसाइजेशन है, मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना, ये बहुत बड़ा मामला। ये बढ़ेगी तो मामला खराब भी तो होंगे, यही मैं जानने के लिए हमाद की जाने बढ़ रही हूँ। हमाद बाकी जो आप चले हमाद साहब की जाने खराब तो है मेरे ख्याल में। देखिए आप ये समझते हैं, देखिए टायरेंट गवर्नमेंट होगी, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे मसाइल खराब होंगे। ठीक है हमाद साहब, ये एहतशाम साहब अभी जो बात कर रहे थे कि याहिया आफरीदी साहब एक ब्रिज का किरदार प्ले कर सकते हैं, जो हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुए फासले हैं गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान। लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट तो मुझे लग रहा है कि उनकी इंटेंट ही नहीं है। अभी जो हालिया इंटरव्यू राना सनाउल्लाह साहब कल बात कर रहे थे TV प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं ना तो मंसूर अली शाह साहब अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, ना ही मुनीब अख्तर साहब होंगे। तो गवर्नमेंट ने ठान ली है कि जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनको असाइड करके अपनी मर्जी के जजेस उन्होंने हर जगह पे इंडक्ट करने हैं। तो फिर इस तरह से तो पोलराइजेशन कभी भी कम नहीं होने वाली, जो फासले हैं, डिस्टेंस, ये कभी भी कम नहीं होने वाले। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि वो अपने आप को एक्सपोज करना चाहती है तो आप और हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, या हम उनको कैसे रोक सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी, जो मेरे दोनों सीनियर्स ने मेरी तरफ पॉइंट छोड़ा, मैं पहले उनको भी उनकी हाँ में हाँ जरूर मिलाऊंगा। जैसे सर ने कहा था कि इन तीनों की बहुत दोस्ती रही है और ये तीनों एक ही फर्म से रहे हैं, ये तीनों पार्टनर्स इकट्ठे एक ही फर्म में काम भी करते रहे हैं। ये बात भी है, सर ने बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी। जो दूसरी शहराजी साहब ने बात मेरी तरफ कही थी कि इनकी पार्टी एफिलिएशन भी जजेस की रहती है, वो नारे वगैरह लगाते रहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी रहते हैं और ऐसे जजेस हमारे हायर कोर्ट्स में आ जाते हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक सच है। तो ये तो दो बातें होगी। दूसरा, अब जो हमारा आज का टॉपिक है, आखिर पे मैं उसके ऊपर बात करूं। देखिए, किसी भी मुल्क में कोई जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली हैपनिंग डे होता है मेरे नजदीक, वो उसका इलेक्शन डे होता है, जिस दिन एक पार्टी आ रही होती है, दूसरी पार्टी जा रही होती है। उस दिन ट्रेजेक्ट्री का अंदाजा लगाया जा रहा होता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, उस दिन के ऊपर बेस किया जाता है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से कतन बरक्स है, इसके ऐसा नहीं होता। हमारा हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज्यादा एक्टिव होता है। आप अभी अंदाजा लगा लीजिए, आज 25 अक्टूबर है। मेरे ख्याल से 8 फरवरी को अगर सामने रखा जाए, जब यहाँ इलेक्शन हुए, तो 8 फरवरी का वो खौफ या वो खुशी या वो इंतजार नहीं रहा जो मुझे लगता है कि 25 अक्टूबर को लेकर खौफ या खुशी या कुछ हलकों में इंतजार रहा है। तो ये बात तो ये हो गई। ऐसा लगता है, तासुर तो ये भी आता है कि हमारी तासुर, बल्कि शायद अब ये दिया भी जाता है कि मईशत भी, तिजारत भी इसी के इंतजार में रही है और हुकूमत के बारे में तो नजर आता है कि वो इसी की तैयारी में रही है। एक और चीज जो हमें बदकिस्मती से तासुर मिलता है, वो तासुर ये मिलता है कि हमारे इदारे शायद बहुत कमजोर हो गए हैं, हमारा जमहूर शायद बहुत कमजोर हो गया है। हमारे इदारे, हमारा निज़ाम ऐसा है कि कोई भी एक शख्स फर्द वाहिद आएगा, उसके ऊपर छा जाएगा, उसको यरगमाल बना लेगा पूरे निज़ाम को। अगर वो ऐसा नहीं भी करता तो वो कम से कम हमारे आसाब पे हावी होने में जरूर कामयाब हो जाता है।
तो इन सारी चीजों को देखकर एक सवाल जो मेरे ज़हन में आता है, जो आज भी हैपनिंग हुई है, जो खत की भी है, कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मफादात की वजह से या किसी न किसी वजह से पहले तो खामोश तमाशाई बने रहते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि वक्त गुजर चुका है, सेफ टाइम आ गया है, हम सेफ जोन में एंटर हो गए हैं, तो तब हम असूल की कोई ना कोई बात कर देते हैं। सच बोलने से ज्यादा सच का वक्त बहुत जरूरी है कि आप किस वक्त बोल रहे हैं। क्या आपने उस वक्त ये सच बोला जब ये जरूरी था, जब ये जुल्म या ये जब जो भी आपके नजदीक गलत हो रहा था, क्या आपने उस वक्त अपने हिस्से की शम्मा रोशन की? और अगर आपने कर दी थी उस वक्त, तो आज आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने उस वक्त बंद नहीं बांधा था, तो आज आप जो भी कह लें उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। इट्स टू लेट नाउ। बिल्कुल। और तीसरी बात ये भी एक सवाल उठता है, ये भी तासुर मिलता है कि कहीं हम इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि एक शख्स, हमारे सामने वाला शख्स जब अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, तब हम उसके बारे में ये एतराजात, ये इल्जामात, ये सवालात, ये और ये चार्जशीट लगाएंगे। अब अगर हम इस चार्जशीट की बात कर लें तो इसके अंदर 3 मेन बातें की गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि अदलिया में डिवीजन की गई है, फिर कहा गया है फिर कहा गया है इसके बारे में कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑर्डर की है वो की गई है। दूसरा कि अदालत में जो मुदाखलत हो रही थी उसके दरवाजे नहीं रोके गए। इसके अंदर अगर हम कुछ चीजें ऐड भी कर दें, हम सिविलियन के ट्रायल्स को भी ऐड कर दें, हम 6 जजेस के खत को भी ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा ये कहने से काजी साहब अपने इक़दामात में दूसरी बारी लेंगे और क्या कोई दूसरा नजरिया लेंगे और इसको किसी मुख्तलिफ फिल्म लेकर जाएंगे। ऐसा अब नहीं हो सकता। मंसूर शाह साहब भी ये बात जानते हैं, उनको समझना चाहिए कि अब अगर ये वाकई उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो ये कंसर्न्स करंट चीफ जस्टिस को एड्रेस होने चाहिए, करंट जुडिशरी को एड्रेस होने चाहिए। कहा जाना चाहिए था कि मेरे नजदीक पिछले दौर में ये प्रॉब्लम्स रही हैं जिसको अब हमें बैठकर दूर करना है। और ये और भी बेहतर ये होता कि वो कोई रोड मैप दे देते, बता देते कि इन इश्यूज को या जब कैसे ये सारे दूर किया मामला जा सकता हो रहे थे और उनको ये सारे फीलर्स आ रहे थे, जी। ये उसी वक्त रजिस्टर करवाए जाते मामला। जी, बिल्कुल उसी वक्त बताया जाता है कि अदलिया में डिवीजन हो रही है, इस तरह के मामला। और खास तौर पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, इम्प्लीमेंटेशन की बात भी करंट जुडिशरी से नहीं की गई, क्योंकि इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो 2 जजेस ने मजीद भी ऐसे ही मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल किया था इस ऑर्डर के बारे में कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि मेरे नजदीक गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उनको भी तो कटहरे में खड़ा करें, या उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो ट्रांसफर हो जाए, जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे खैर आफियत से, पीछे से हमें खत अरसाल कर देंगे, तब इस मामले में आवाज उठाई जाएगी। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जजेस के जो अल्फाजात हैं वो तब वजन रखते हैं जब फैसलों में हो। आपने जो अच्छी सोच की, हम मानते हैं इन ऑल फेयरनेस कि शायद आपने सच्चे दिल के साथ ये तमाम मामला कहे और भूखी दिल के साथ ये मामला इनकी तरफ आपकी रोशनी डाली हो, लेकिन इस सोच की अक्कासी आप अपने फैसलों के थ्रू कीजिए, जो आप गाहे बगाहे करते भी रहते हैं। क्योंकि जजेस के फैसलों में वजन, अल्फाज में वजन तब आता है जब वो फैसलों का हिस्सा होते हैं। जब वो खतूत की शक्ल में हमारे सामने आते हैं तो वो अपनी तासीर खो देते हैं, तब तो फिर हम सफे काले हैं, जितने मर्जी करना चाहे करने। में गाना भी है ना कि इट्स ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हार्ट अवे। आई एम श्योर इरशाद साहब नोज मोर वेज टू डू दैट, एंड यू शुड फोकस ऑन देम। चलें, असद, एक तो सिर्फ ऑपोजिशन की पार्टी बिलखसूस पीटीआई, इनके अलावा भी हम देखते रहे हैं कि आवाज़ें उठती रही हैं। कई बार इनको जस्टिस मुनीर, जो कि तारीख में एक अच्छे जज नहीं समझे जाते थे, उनसे रिलेट किया जाता रहा कि ये जब जाएंगे तो जस्टिस मुनीर को तारीख भूल जाएगी। और ये क्यों कहा जाता रहा, ये बार बार आवाज़ें क्यों उठती रही हैं? कुछ फैसले तो हुए लेकिन इतने हार्श किस्म के वर्ड्स। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं कि जो बाकी जजेस जिन्होंने शिरकत नहीं की इशाइये में, एक तो पैगाम जो गया वो तो हमारे सामने ही है। दूसरा, क्या इनकी जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में इस्तीफ़े हम देख रहे हैं, या फिर इनके जानिब से कोई ऐसा सख्त रिएक्शन जो हम कहें कि आगे जाके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बुनियादी बात है कि मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि अच्छा जज और ये कि अच्छे जज हैं और ये बुरे जज हैं, ये किस किस्म की डेफिनेशन है। ये मामला जो है ये पूरी दुनिया में एक सब्जेक्टिव मामला होता है। किसी के लिए कोई अच्छे हैं तो किसी के लिए कोई बुरे भी हैं और वाइस वर्सा। थोड़ा सा मैं रेफरेंस अगर दूं, अगर क्योंकि हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, उनके सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन। जी, आई थिंक आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, उनके साथ कनेक्शन हम बहाल करने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक पहले ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उनका टेक असद निज़ामी का उस पर लेंगे।
वेलकम बैक। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरे हुकूमत और आगे जो चैलेंजेस हैं उनसे मुतालिक। असद, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। जी सॉरी, वो पहले इशू हो गया था कनेक्टिविटी का। मैं बेसिकली कह रहा था, जैसे आपका सवाल था कि कुछ जज शायद नापसंद हैं, कुछ जज पसंदीदा हैं, तो मैं कह रहा था कि ये आईनी तरमीम जो है ये शायद उस चीज़ की एक बड़ी अच्छी तरह अक्कासी भी करती है कि हमें तो ये लगता है, मुझे ये लगता है कि आप अगर हुकूमती पार्टीज को मद्देनजर रखें तो सबको जो जो जज पसंद थे और जो जो पसंद नहीं थे उसके हिसाब से एक आईनी तरमीम जो है उसको शक्ल दी गई, जो और जितनी जल्दबाजी में और जितनी तेजी से की गई, ये मेरा तो ये ख्याल है कि इसके अंदर अभी भी एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है और आगे जाके शायद 27वीं भी लानी पड़े। और अब तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया जी कि हम बड़ी जल्दी ये चीज़ कर सकते हैं और हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मामलात होंगे। जहाँ तक काजी फाइज साहब की बात है, उनको एक लेबल किया जाता है एज अ मैवरिक जज, और उन्होंने बड़ा शुरू में जब उनके आने से पहले भी सितंबर 17, 2023 मुझे याद है एक्चुअली वो दिन जब काजी फाइज साहब ने अपना ओथ लिया, और उससे लेके आगे तक बड़ी चीज़ें हमने देखी, आईनी मामलात में भी लिपटे रहे और बाकी दीगर और मामलात, इलेक्शन उनके अंडर हुआ, ये सब कुछ था। बट एक चीज़ जो मेरे ख्याल में ज़रा हम अवॉइड तो मैं नहीं कहूँगा, बट हम शायद याद नहीं रखते कि मीडिया के ऊपर भी उनका एक स्टांस था। इसको मैं इक्वेट करूँगा साकिब निसार साहब से भी कि वो भी मीडिया लाइमलाइट में रहना चाहते थे। मैं काजी फाइज साहब के बारे में ये नहीं कहूँगा, बट मीडिया के साथ उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपना इस चीज़ का अपने बयानात दिए कि वो नाखुश भी हैं, और उन्होंने बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए काफ़ी जो जर्नलिस्ट हैं एंड स्पेशली जो हुकूमत उस वक्त कर रही थी कि जो सोशल मीडिया व्लॉगर्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी उनका एक बड़ा एक स्ट्रिक्ट स्टांस था और उसको आगे तक लेके गए। तो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं जो इस चीज़ को लेके जाएं आगे, और ख़ुद भी वो एक वक्त आया था, मुझे याद नहीं पड़ता कौन सा एग्जैक्ट केस था, बट वो किसी बड़ी कैजुअल एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दे दिया जो तमाम मीडिया और शायद अदलिया के हवाले से था कि जी उनको नहीं देना चाहिए था। तो मीडिया के साथ भी उनकी एक रिलेशनशिप जो है वो इतनी कोई सही नहीं रही, तल्ख रही है थोड़ी सी। अच्छा, उसके अलावा अब अफरीदी साहब पे आ जाएं तो आई थिंक अफरीदी साहब जो हैं वो एक अच्छे जज हैं, मतलब मेरी अपनी ये पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि आईनी तरमीम के बाद ये एक बड़ा फैसला था अफरीदी साहब के लिए मेरे नज़दीक के, क्योंकि 3 साल तक वो चीफ जस्टिस रह सकते हैं। अब इसमें मुझे मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट के शायद 3 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे क्योंकि मुलाजमत जो है वो तो इससे ज्यादा है जी। तो अब जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे वो क्या आया 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई थिंक ये जो आज के दिन काजी फाइज साहब वाला रेफरेंस था एंड एवरीथिंग एल्स, वो तो एक अच्छी चीज़ है, वो तो एक सेरेमोनियल कैपेसिटी में भी होती है। अच्छा होता कि मंसूर सईद शाह साहब भी होते वहाँ पे एज द नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज, बट जाहिर है कि ये मामलात जो है ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि जो कमराडरी का लफ्ज़ एक यूज़ हो रहा है कि जजेस के बीच में और इस कम्युनिटी के बीच में बड़ी कमराडरी जो है वो होती है, उसकी हमें बदतरीज कमी जो है ओवर द ईयर्स नज़र आई है। और अभी तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो आपके लाहौर का बार काउंसिल एंड कराची का, पंजाब सिंध वाले सारे जो हैं वो एक और चीज़ से बड़े नाखुश होंगे कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी तैनाती जो है उसके अंदर भी जो एक एम्पावर्ड थे सीनियर जजेस टू डू दिस, अब वो एक हुकूमती मैंडेट बन गया। आया मैं इसके हक में हूँ कि हुकूमती ओवरसाइट थोड़ी होनी चाहिए जुडिशरी के ऊपर, यही रसाकशी जो है ये चलती रहती है, हुकूमत भी कुछ करती है तो जुडिशरी इज देयर, जुडिशरी कुछ करती है तो हुकूमत इज देयर। तो ये सारे मामलात हैं। बाकी आगे गुड लक टू अफरीदी साहब और आगे हम देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक की जान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहंगम ट्रैफिक और पानी की किल्लत, इसके साथ साथ बिजली और गैस की जो लोड शेडिंग है, शहरों की ये हालत यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में शहर नाकाबिले रिहाइश इसलिए होते जा रहे हैं कि शहरी आबादी में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट भी ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की जो तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी आबादी है शहरी मसाइल को संगीन हद तक बढ़ा रही है। 2030 तक मुल्क की 40% आबादी शहरी हो जाएगी, यानी तकरीबन 9 करोड़ 90 लाख लोग शहरों में आबाद हो जाएंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सिंध में सूबे की 60% शहरी आबादी कराची में रहती है। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो महदूद ज़मीन और फौरी रिहायशी ज़रूरियात की वजह से बहुत तेज़ी से इस वक्त एक्सपैंड कर रहा है।
जबकि पंजाब में सिर्फ 28% आबादी लाहौर में रहती है। गैर कानूनी तामीरात लाहौर को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के इंतज़ाम के बाद पेशावर में आबादी का दबाव बढ़ा है, जिसके नतीजे में 1998 और 2017 के दरमियान पेशावर की आबादी अब डबल हो गई है। अगर हम फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद की बात करें तो इसे कम आबादी वाले शहर के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन शहर में मकानात की बढ़ती हुई मांग की वजह से ये शहर अब इस मंसूबे से हट गया है। जबकि कोयटा में निजी सरमायाकारी भी महदूद है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में के किसी भी प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी नहीं की गई है। सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है, इससे जो चैलेंजेस जो हमारे बढ़ रहे हैं उसको हमारे पैनलिस्ट हैं, क्योंकि आबादी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, प्रोएक्टिवली किस तरह से गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। साथ ही साथ ये जो सहूलियात हैं, जब आपकी आबादी बढ़ती है तो सहूलियात कम है, इनको किस तरह से हम बढ़ाएंगे। मैं आगाज़ करूँगी शाह साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस चैलेंज को? आमना, मेरे ख्याल में 2-3 बड़े रीज़न्स हैं, और जो अब मैं ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करूँ और फाटा की जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है उस पर 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मैन मेड डिज़ास्टर था और उसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये 2 रीज़न्स पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर है। नॉर्दर्न एरिया से मुराद नॉर्दर्न पाकिस्तान, जिसके अंदर फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और ये तमाम रीजन शामिल है। अगर आप देखें, हमेशा से जो कबायली इलाके हैं, जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का, लाइन ऑर्डर का, और पिछले 50 सालों में पहले हम अफ़गान जंग का इन्फ्लेक्स देखते रहे। उसके बाद हम जो है ओवरऑल लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी, 2-3-4 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, तो यहाँ से लोग शिफ्ट हुए। जब वो लोग आए बड़े शहरों के अंदर, ख़ास तौर पर जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन निकली वो आपके डेरा इस्माइल खान आई, उसके अलावा बनू शहर जो है वहाँ पे ज़्यादा आए, और आपने देखा कि कबायली इलाकों के ज़्यादातर लोग, पेशावर के अंदर आप देखें तो आपको एक मिक्स नज़र आएगा। वो लोग नहीं है जो आज से 10-15-20 साल पहले जो है वो आप समझते हैं कि यहाँ पे रहते थे। और अब आप देखें तमाम कबायली जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, कारोबार को डोमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को करते हैं, पुलिस की जॉब को करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को करते हैं। तो ये एक बड़ी वजह ये थी कि वहाँ सहूलियात का मसला, पहले भी ये लोग यहाँ पे बड़े शहरों में तालीम की गरज से, अपने रोज़गार की गरज से, कारोबार की गरज से आते रहे, लेकिन उसके बाद बाकायदा उन्होंने शिफ्टिंग शुरू कर दी जब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हुए। तो एक तो ये बड़ी वजह हुई। दूसरा देखिए, वहाँ पे आपके पास वही मसाइल है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आपके पास सहूलियात नहीं है, एजुकेशन की अच्छे कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, तो लोग यहाँ पे निकले। अब आते हैं दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर ने जितनी तबाही मचाई। आप देखें, जब जल्जला आया बडग्राम से तकरीबन पूरा बडग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोग शिफ्ट हुए मानसहरा और एबटाबाद में। अब उसके अलावा बालाकोट की बड़ी पॉपुलेशन, बालाकोट नया शहर बना नहीं, उसके बाद तमाम लोग जो है वो नीचे शहरों की तरफ आ गए, तो आपके शहर जो है वो एक्सपैंड होते रहे। तो इसके साथ अगर हम देखें तो वहाँ सहूलियात भी नहीं थी, आपके पास तालीम नहीं थी, लोगों ने कहा कि आप अच्छी जगहों पे जाएं, वहाँ पे पढ़ेंगे, उससे आपकी ज़मीन की कीमतें बढ़ी। और ऑब्वियसली आप देखें कि जो ज़मीन की कीमत आज से 10 साल 15 साल पहले थी, अब वो तकरीबन कम से कम 5-5 हज़ार गुना ज़्यादा हो गई है। अगर आप पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में मिसाल दूँ चतराल की, तो चतराल के अंदर जो जितना डिज़ास्टर हुआ, क्लाइमेट चेंज आया, जो गौफ के फिनामिना हुए, तो चतराल की 5 लाख आबादी से आज 2-2.5 लाख पे आबादी आ गई। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप देखें कि वहाँ पे एक नेशनल असम्बली की सीट होती थी और 2 प्रोविंशियल असम्बली की, लेकिन आपने प्रोविंशियल असम्बली की सीट कम कर दी आबादी की वजह से। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें होंगी जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, आप रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं देंगे, आप लोगों को जो है वो रोजगार नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, तो आपके शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। और ठीक है, मैं वक्त की कमी है तो मैं अगले पैनलिस्ट की जाने पड़ूंगी। हमाद, ये बांग्लादेश को अगर हम उसकी मिसाल देख लें, इस इशू में अगर देखा जाए तो हमारा जो कल्चर है और जो हमारी हिस्टोरिकल जो मामलात हैं, बैकग्राउंड है, वो मोर और लेस एक जैसे हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल, उस पर एक कर्व डाल दिया पॉपुलेशन ग्रोथ पर, वो करने में कामयाब हो गए। हम उस मॉडल को अडॉप्ट करते हुए क्यों नहीं इस पर अमल करें, या हमारी प्रायोरिटी नहीं है इस इशू पर देखना इसको? देखिए, हमारी प्रायोरिटी तो मैं नहीं कह सकता कि आबादी कंट्रोल करना नहीं थी। हमें कम से कम इदराक तो था जब से पाकिस्तान बना है कि हमें आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन थी वो पाकिस्तान बनने के 5-7 साल बाद ही 1953-1954 में मेरे ख्याल में उसका क़याम हुआ था। वो उसकी हुकूमती सरपरस्ती नहीं हुई, उसको वैसे उस तरीके से फंड नहीं दिए गए, ये एक अलग बात है, लेकिन सोच जरूर मौजूद थी।
जब अयूब साहब आए, जनरल अयूब साहब आए 59 में, 60s में, तो हमने देखा कि इस इदारे की सरपरस्ती की जाने लगी, इनके कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया जाने लगा और इनको फिर बाकायदा हुकूमती फंडिंग भी 5 ईयर प्लान जो 1965 में आया था उसमें इसको हुकूमती फंडिंग भी दी जाने लगी। मगर 70s में फिर हमने एक रिवर्स गियर लगा लिया। इसके बारे में जो ज़िया साहब आ गए, उसके बाद फैमिली प्लानिंग के ऊपर हमारा एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो गया, वो सारी चीजें रिवर्स हो गई। 90s में जाकर दोबारा कोशिश की गई हेल्थ पॉलिसी बनाने की, लेकिन मेरे ख्याल से टू लिटिल टू लेट, अभी भी उस तरीके से काम नहीं हो रहा। अगर हम, जैसे आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, मैं वैसे अगर ईरान की मिसाल दूं तो 1989 में उन्होंने बर्थ कंट्रोल के ऊपर लेजिस्लेशन कर ली थी, और वो सिर्फ बर्थ कंट्रोल की लेजिस्लेशन ही पे नहीं रुके थे। 93 में जाकर उन्होंने एक और लेजिस्लेशन की और उन्होंने सोशल बेनिफिट्स दिए, एक्स्ट्रा सोशल बेनिफिट्स दिए उन फैमिलीज को जिनके बच्चे 3 या 3 से कम थे। तो उन्होंने कैरेट की अप्रोच भी अपनाई, सिर्फ कैरेट और स्टिक की अप्रोच नहीं, उन्होंने लोगों को इंसेंटिवाइज भी किया। इंडिया में अगर आप देखिए, इंडिया वैसे हमारे से मुख्तलिफ मुल्क है मजहब के मामले में, लेकिन आप देखिए उधर भी एक लेजिस्लेशन 94 में आई थी, हरियाणा पंचायत एक्ट 94 के नाम से। उसके अंदर ये लिखा गया है कि जिस शख्स के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो पंचायत का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो हम लोगों को भी इस किस्म के बारे में इस तरफ सोचना चाहिए, इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जानी चाहिए, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ है नहीं। हमारा सबसे बड़ा मसला प्लानिंग का फुकदान है। बाकी सर बात कर रहे थे पेशावर की साइड की, केपी की साइड की, मैं जो चेयर में मैं बैठा हूं अगर उसकी बात की जाए तो जब ये दारुल हुकूमत बनाया जा रहा था तो प्लानर्स को ये अंदाजा नहीं था कि शायद यहाँ के लोग जो हैं उनके कुछ हकूक भी होंगे, उनके कुछ मसाइल भी होंगे और उनके दादरसी के लिए उनको एक अदालत भी चाहिए होगी। यहाँ पे जिली अदालत बनाई ही नहीं गई थी। प्राइवेट स्कूल्स देखिए, यहाँ प्राइवेट स्कूल्स के लिए जगह मौजूद जगह नहीं दी गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि घर घर में यहाँ स्कूल्स खुल गए थे। उसमें इंतजामिया को छापे मारने और अपने मामला चलाने का काफी मौका मिल गया था। तो प्लानिंग हमारा बहुत बड़ा इशू है। आपका वक्त कम है इसलिए मैं जवाब को मुख्तसर यहीं पे जी। असद, हमारी सेहत की सहूलियत भी तो इतनी नामुनासिब है कि ऑब्वियसली जब फैमिली प्लानिंग कर रही होती है कोई भी, तो वो ये सोचते हैं कि 1-2 बच्चे सर्वाइव भी कर पाएंगे सारे इन्वायरमेंट में। तो अगर वो हम सहूलियात ही ठीक कर दें सेहत की, इस निज़ाम को बेहतर बना दें तो शायद इसमें कुछ बेहतरी आए। इसके साथ साथ आप किन अवामिल पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, आपने टॉपिक छेड़ दिया है, वो एक काफी ब्रॉड टॉपिक है और उसके अंदर काफी लेयर्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। उसका एक पहलू जाहिर है फैमिली प्लानिंग है। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो उसके साथ ही कनेक्ट भी होता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की हद तक भी हमारे और डैम फंड की हद तक भी एक ही जज साहब थे, साकिब निसार साहब, जिन्होंने इन दोनों मौजूओं को आगे कोशिश की थी आगे ले जाने की। आई थिंक लास्ट टाइम तो मुझे याद पड़ता है तभी इसके ऊपर एक हुकूमती लेवल पे या यानी कि किसी और लेवल पे बात हुई थी। बट मुझे रोहिला साहब की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो उन्होंने इंडिया का हवाला दिया कि वहाँ पे पंचायत की जो अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत में नहीं हिस्सा ले सकते। यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा बच्चे और टिकट ना मिले आपको तो यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आई थिंक हमें उससे मजीद क्रिएटिव होना पड़ेगा इस किस्म के मामला से। फैमिली प्लानिंग देखिए जी, जो है इसके अंदर जो एजुकेशन है और सब कुछ है वो एक हुकूमती मैंडेट है, लेकिन मैं हमेशा शो पे ऊपर बात करता हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आज हम अपने शो के तवज्जुह से हम ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसको मजीद टाइम देना चाहिए। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है और मैं ब्लेम भी नहीं करता हुकूमत को। मैं ये भी इंकशाफ करता जो हूँ आज, क्योंकि आपको पता है मैं हर वक्त ब्लेम कर रहा होता हूँ कि आप देख लें कि इस वक्त अगर जो हमारा शहर लाहौर है उसकी एक सबसे बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पे स्मॉग जो है जो एकदम से ओवरनाइट, लिटरली ओवरनाइट इस दफा स्मॉग जो आई है। मतलब उस दिन हम सुबह उठे और हम मॉनिटर करते रहते हैं, हमसे मुराद है मैं और अली जो आज नहीं है, कि हम क्योंकि स्मॉग के बारे में बड़े फेयरफुल है कि मजांग के एरिया में 900 था AQI 900। तो अब हुकूमत जो है वो एक तरफ और ये भी लिंक्ड है कि जी एक तरफ आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे 900 AQI चले जाते हैं, उसके ऊपर आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे। ये सारी कंसिडरेशंस हैं जो न्यूली वेड्स और कपल्स को लेनी चाहिए कि जी इफ यू वांट टू ब्रिंग लाइफ इनटू दिस कंट्री, मतलब इस दुनिया में, और आप इस शहर में ला रहे हैं तो ये कंसिडरेशंस होती हैं। बाकी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपके पास मौके होते हैं कि आप बड़ी इजीली उठ के शिफ्ट कर सकते हैं किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। सो हमें बड़ी इंट्रिंसिकली देखना पड़ेगा कि हमारे कल्चर्स क्या हैं, हमारी असल में मजबूरियां क्या हैं, उनको री एग्जामिन करके फिर हम जा सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर कि फैमिली प्लानिंग क्या है। आई थिंक अब इसकी इनिशियल स्टेज पे भी अभी नहीं है
और ये बात जो है ये किसी हुकूमती लेवल पे मुझे तो बड़े साल हो गए देखे हुए, तो ये उनके मैंडेट पे भी नहीं। लेकिन एहतशाम साहब, ये जिस तरह से अभी असद भी बात कर रहे हैं, एक स्मोक का उन्होंने पोल्यूशन का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का जो जिक्र किया, ये पावर्टी की बात या क्लाइमेट चेंज की बात ये हर हुकूमतें आके करती रही हैं, लेकिन ये उनको समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों अवामिल जो हैं वो मामला जुड़े हुए हैं आपकी पॉपुलेशन से। तो इस पर हमें सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको आइंदा आने वाले सालों में इस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है या हुकूमती सतह पे अब इस हुकूमत की ये तरजीहात में शामिल है? आमना बज़ाहिर तो लगता है नहीं। देखें ना, अभी आप क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रही हैं, तालीम की बात कर रही हैं, इसी तरह से और चीज़ों की बात कर रही हैं। यहाँ तो थोड़ी बहुत हुकूमतों की ओनरशिप होती है, लेकिन पॉपुलेशन वेलफेयर के बारे में या कंट्रोल के बारे में कोई टैबू नहीं है। अब कोई हुकूमत जो है ना ओनरशिप नहीं लेती, बल्कि ये टैबू है। अभी देखें, जिस तरह सारी दुनिया में जिक्र होता है, लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जय्यद आलिम, जो अच्छे आलिम हैं, पढ़े लिखे, उन्होंने ना कुरान और सुन्नत से साबित किया कि भाई जो शख्स अपने हालात तो ऐसे हैं कि वो नहीं पूरा कर सकता, तो उसको बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप कोई बात नहीं कर सकता। उन लोगों को तो मुल्क से भगा दिया जाता है जो लाइटन किस्म के लोग होते हैं, जो दीन और कुरान से सोच के बात कर रहे होते हैं। देखिए अब मसला क्या है, मसला बड़ा ये हमने दो वजूहत हैं जो बढ़ने की हैं। एक तो बड़ी अजीब व गरीब भी है, और मेरे लिए बड़ी, आज मैं पढ़ रहा था, बड़ी हैरत वाली बात है। वन ऑफ द मेजर रीजंस वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह एक तो यह है कि मोर्टेलिटी रेट कंपैरिजन में फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट कम है। वो कहते हैं दुनिया में पाकिस्तानी ख़वातीन और मर्द जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं बच्चों के मामले में। लेकिन देखा जाए ये तो अपनी जगह बात है। अब पॉपुलेशन, हमारा ग्रोथ रेट जो है ना वो 2.25% है। हुकूमत गलत कहती है कि जी 1.5% है। जितनी तेज़ी के साथ दिस इज़ हाइस्ट इन द वर्ल्ड कहीं भी नहीं है। और ये सही बात है कि इसी वजह से हम ना तो पुअर हेल्थ है, ना आप लोगों को तालीम दे सकते हैं। और इसी तरह आप गलत फिगर कोट करते हैं। ये जो आप 1.5% का ग्रोथ रेट का है 2.25%, इसी तरह ही है हम ना लिटरेसी रेट जो कहते हैं 60% है, वो कहते हैं 55 से भी कम है। तो आप देख लें 2.5 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। तो सवाल ये है कि हुकूमतें क्यों माज़रत खान लहजा लेके बैठी हैं? हम लोग क्यों नहीं इस पर बात करते? मीडिया अवेयरनेस क्यों नहीं करता? लोगों को कन्विंस क्यों नहीं करता? भाई आप देख लें, मैं एक मुद्दत से देख लूँ हम ना कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पैदावार गंदम की होती है। 30-32 मिलियन टन जो है गंदम पैदा करके भी जो है ना। ठीक है, और जो हम मामला देख रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ख़वातीन को एम्पावर्ड और एजुकेशन जैसे जो राइट्स हैं उनसे महरूम ना रखें, ताकि वो जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं, जिस तरह के फैमिली प्लानिंग, उनसे वो बाखबर हैं, वो बनाने में कामयाब हो सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।